हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 8 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए आपके सीआईबी एबीएफएम पेपर से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हमारी पूरी टीम अपने अपने सब्जेक्ट से जुड़ी हुई सीआईबी एग्जाम से संबंधित आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सेशंस ला रही है। आप इन सभी सेशन का हिस्सा बनिए और अपने कॉन्सेप्ट पर पकड़ मजबूत बनाइए। आज के दिन हम एक खास टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि मॉड्यूल ए द मैनेजमेंट प्रोसेस की 14th क्लास के तहत है। और आज हम देखेंगे कंट्रोल मैनेजमेंट कितने टाइप के होते हैं और साथ साथ में कंट्रोलिंग प्रोसेस में कितने स्टेजेस होते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं रफ्तार के साथ। और आप सभी साथी अपने सभी साथियों को जरूर सेशन जरूर शेयर करिए, क्योंकि देखिए हमारी कोशिश यही है कि हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पहुंचा पाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज कंट्रोल मैनेजमेंट आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉड्यूल ए समय हम पढ़ रहे हैं और मॉड्यूल ए के अंतिम पड़ाव पर मैनेजमेंट प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं इस समय। कंट्रोलिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग जो कि लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस का। कंट्रोलिंग फंक्शन जो कि लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस का। बेसिक्स ऑफ कंट्रोलिंग की बात करें तो सरल भाषा में इसके बारे में हम जान चुके हैं पिछली क्लास में। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस का, जिसके तहत बाकी सारे फंक्शंस कवर किए जाते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन सभी फंक्शन की जब बात की जाती है, जो भी एक्टिविटीज या जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो सभी कंट्रोलिंग फंक्शन के तहत कवर किए जाते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो भी सेट स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उन स्टैंडर्ड्स पर एक्टिविटीज और ऑपरेशंस जो हैं वो खरे उतरे। यानी कि जो भी हमने गोल सेट किए हैं, जो भी स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो जो भी ऑपरेशंस और एक्टिविटीज हैं वो उनको मैच करें। अगर कोई डेविएशन है तो डेविएशन को पता करें, रीजन उस डेविएशन के पीछे क्या है, और उसे करेक्ट किया जाए। तो फिर नई प्लानिंग, फिर से पूरा फंक्शन रिपीट किया जाए। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स other function of planning, organizing, staffing and directing. The controlling function determines the degree to which actual performance varies from the predetermined benchmark. इसके बारे में बता रहा था कि जो predetermined benchmarks हैं या जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्या जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें और इन स्टैंडर्ड्स में कोई डेविएशन है। अगर है तो रीजन फाइंड करना और उसे करेक्ट करना। तो कंट्रोलिंग फंक्शन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स जो है इनके बीच के डेविएशन को पता करना। अगर डेविएशन नहीं है, इसका मतलब एक्टिविटीज और ऑपरेशन अप टू द मार्क चल रही है, जो बेंचमार्क तय किया गया है उस पर खरी उतर रही है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट हमें पढ़ना है, जो कि बहुत खास है आपके एग्जाम के नजरिए से। टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट हम जब भी पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट के, तो वो 3 टाइप के होते हैं। वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। द कंट्रोल मैनेजमेंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइमिंग ऑफ द कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है? हम फीडबैक रिसीव कर रहे हैं, फीडबैक के आधार पर करेक्टिव मेजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए टाइप्स जो हैं कंट्रोल मैनेजमेंट के, वो डिपेंड करते हैं टाइमिंग ऑफ द कंट्रोल। जैसे कोई एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को एम्प्लॉयज परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटी फिनिश हो चुकी है। फिनिश होने के बाद जो भी फीडबैक रिसीव हो रहे हैं, उन फीडबैक के आधार पर करेक्टिव मेजर्स इस्तेमाल किए जाएंगे और फिर अगली बार नेक्स्ट टाइम ये कोशिश की जाएगी कि ये रिपीट ना हो। तो आप देख रहे हैं किस आधार पर हो रहा है? ये हो रहा है एक्टिविटी फिनिश होने के बाद फीडबैक जो रिसीव हो रहे हैं उसके आधार पर हम कंट्रोल कर रहे हैं। इस प्रकार के कंट्रोल को हम फीडबैक कंट्रोल का नाम देते हैं। These controls are based on the feedback received after the activity has taken place. Feedback received after the activity has taken place.
सो द करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन ओनली फॉर कैरिंग आउट सिमिलर एक्टिविटी इन फ्यूचर। मतलब जो भी करेक्टिव एक्शन यूज किए जा रहे हैं वो इस नजरिए से यूज किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इस प्रकार की कोई सिमिलर एक्टिविटी होती है तो हम इसका ध्यान रखें और ये जो एरर है, ये जो डेविएशन है, ये दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है। दूसरा जो कंट्रोल मैनेजमेंट टेक्निक है उसे हम बोलते हैं प्रोएक्टिव कंट्रोल। प्रोएक्टिव कंट्रोल का मतलब होता है कि आप किसी एक्टिविटी की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान कर चुके हैं, और प्लान करने के साथ साथ में आपने ये मैनेजमेंट कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल किया है कि भाई अगर फ्यूचर में इस प्रकार का कोई भी डेविएशन होता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है ड्यू टू सम अनफोर्सिन कंडीशंस, तो हम पहले से ही उसके लिए तैयार हैं कि हमें ये करेक्टिव मेजर इस्तेमाल करना है। तो ये फीडबैक के आधार पर नहीं, ये पहले से ही प्रिपरेशन है। तो इसे बोलते हैं प्रोएक्टिव कंट्रोल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोएक्टिव कंट्रोल का नाम देते हैं। तो प्रोएक्टिव कंट्रोल क्या? दीज आर फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल्स which anticipate problems well in advance। well in advance। ठीक है साथियों। तो प्रोएक्टिव कंट्रोल का मतलब है कि हम पहले से ही प्रिपेयर है, एडवांस में प्रिपेयर हो चुके हैं कि अगर कोई अनफोर्सिन कंडीशन, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम उसके अकॉर्डिंगली इन नए स्टेप्स को लेंगे। ठीक है जी, जैसे कि हम उसे ओवरकम कर पाए। दीज आर द फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल्स which anticipate problems well in advance and the corrective action is taken accordingly। उसी के हिसाब से corrective actions लिए जाते हैं। concurrent control क्या है? देखिए, पहला क्या है? एक्टिविटी फिनिश हो गई। दूसरा क्या है? एडवांस में एक्टिविटी शुरू होने से पहले आप तैयार हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तैयार रहेंगे। तीसरा क्या है? कंकरेंट कंट्रोल, मतलब जैसे जैसे एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसके साथ साथ में हम करेक्टिव मेजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस चीज को चेक कर रहे हैं कोई डेविएशन या कोई एरर तो नहीं है। यहां पर साथ साथ में एक्टिविटी के साथ साथ में कंकरेंट कंट्रोल हो रहा है। तो दीज कंट्रोल्स आर बेस्ड ऑन द रियल टाइम एंगेजमेंट ऑफ द कंट्रोलर एज द एक्टिविटी इज बीइंग कैरिड आउट। तो जैसे जैसे एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है साथ ही साथ में जो कंट्रोलर है, कंट्रोल मैनेजर जो है, वो अपने मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके डेविएशंस को रेक्टिफाई कर रहा है और करेक्टिव मेजर्स का इस्तेमाल कर रहा है। सो the corrective action can be taken simultaneously with carrying out the activity to take care of any deficiency observed। तो आप इस चीज से क्लियर हो गए कि तीन प्रकार के कंट्रोल मैनेजमेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज द फीडबैक कंट्रोल, द सेकंड वन इज द कंकरेंट प्रोएक्टिव कंट्रोल एंड द थर्ड वन इज द कंकरेंट कंट्रोल। ठीक है साथियों। तो अब ये एक टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। अब हमें जानना है कि कंट्रोल प्रोसेस जो है इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं। कंट्रोल प्रोसेस, द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंश्योर्स दैट एवरी एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टुवर्ड्स द कंपनीज डिजायर्ड आउटकम्स। यानी कि जो कंट्रोल मैनेजमेंट है ये एंश्योर करता है कि जो भी एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, ऑपरेशन जो भी हो रहे हैं, उनका मेन टारगेट क्या हो? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है। जो भी कंट्रोल मैनेजर्स होते हैं, द मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इवेलुएट हाउ वेल देयर कंपनी इज डूइंग विद द असिस्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस। तो कंट्रोल मैनेजर का काम ही यही है कि इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और एंश्योर करना कि जो भी एक्टिविटीज हैं वो अप टू द बेंचमार्क हो रही हैं, स्टैंडर्ड से उनका कोई डेविएशन तो नहीं है। अगर डेविएशन है तो करेक्टिव मेजर का इस्तेमाल करना और आने वाले समय में जो प्लानिंग में उसका ध्यान रखना कि दोबारा ये सिमिलर एक्टिविटीज या सिमिलर टाइप के एरर्स ना हो। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो प्रोसेस है, बेसिक एलिमेंट्स एंड स्टेप्स ऑफ द कंट्रोल प्रोसेस। कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं कंट्रोल प्रोसेस के? कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं कंट्रोल प्रोसेस के अंतर्गत? इट इज एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन that the management control function is carried out in an accurate and efficient manner। भाई सही बात है। अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि भाई उसके जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं वो सफलतापूर्वक हो और साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव करे, तो जो कंट्रोल फंक्शन है इसे एफिशिएंट और एक्यूरेट मैनर में कंडक्ट करना जरूरी है।
क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच की डेविएशन को फाइंड आउट कर रहा है, रीजंस फाइंड आउट कर रहा है इन डेविएशंस के। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन के तौर पर देखा जाता है, और इसलिए कई बार बोलते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग फंक्शन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? जो भी कंट्रोलिंग फंक्शन में हो रहा है उसका इस्तेमाल करके हम नई प्लानिंग्स को डेवलप करते हैं, यानी कि कंट्रोल फंक्शन का जो भी आउटपुट है वो प्लानिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर कंट्रोल प्रोसेस के तहत कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? द फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। अब देखिए, आप बोलेंगे सर गोल्स तो हम प्लानिंग में डेवलप करते हैं, बात सही है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। जितनी सॉलिड प्लानिंग होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होगी, उतने कम चांसेस होंगे डेविएशन के, तो कंट्रोल फंक्शन उतना आसान हो जाएगा। तो जो भी गोल्स है उनको स्टैब्लिश करना और स्टैंडर्ड्स को सेट करना, तो इन गोल्स के आधार पर हम अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज दैट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। सेकंड प्रोसेस क्या है, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस टू द प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड क्राइटेरिया। तो जो भी परफॉर्मेंस हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, उन्हें कंपेयर करना स्टैंडर्ड के साथ, प्री डिटरमाइंड गोल्स के साथ। अगर कोई मिसमैच है तो टेकिंग स्टेप्स टू मेक नेसेसरी करेक्शंस, कंटिन्यूइंग टू मॉनिटर द इफेक्ट्स ऑफ करेक्टिव एक्शंस। जो भी हमने करेक्टिव एक्शंस या करेक्टिव मेजर्स यूज किए हैं उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना, और इन सारी बातों का ध्यान रखना जब भी नेक्स्ट प्लानिंग, नए गोल्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। तो दीज आर द 5 स्टेप्स। कई जगह पर 4 स्टेप दिए जाते हैं, जो 5वां वाला स्टेप है तो प्लानिंग के अंतर्गत ही आता है। तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं कंट्रोल प्रोसेस के तहत। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम लोग CIB महापैक की। ठीक है, CIB महापैक की बात करते हैं। CIB महापैक जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है CIB एग्जाम के लिए, ये 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। CIB महापैक खास इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत आपको 4 मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर कवर होता है, और 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है। मॉड्यूल वाइज DPP, क्विजेस, मॉक टेस्ट सब अवेल कराए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन आपको मिलता है, और ये 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका 3499 का है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 4999 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 6999 का है। ठीक है साथियों, अब बात कर रहे हैं फाउंडेशन बैच 2.0 जो भी हाल में ही शुरू हुआ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपके फाउंडेशंस, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। इसकी मदद से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर आप आगे की लड़ाई आसानी से लड़ सकते हैं। 2499 उपलब्ध है ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए। फाउंडेशन बैच हमारा जो पहला आया था वो भी 2499 में उपलब्ध है। इंडिविजुअल बैचेस, देखिए लेवल जो है CIB एग्जाम का वो टफ है और नंबर ऑफ पेपर्स भी ज़्यादा हैं, कई बार 1-2 पेपर रह जाते हैं आपके, तो उसके लिए आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं जिसकी कॉस्ट मात्र 799 है, 799। तो बहुत ही अफोर्डेबल है और आप इनके साथ जुड़कर अपने एक एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अगर आपके पास CIB महापैक है तो आपको अलग अलग बैचेस में भटकने की जरूरत नहीं है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़कर अपने डाउट्स, क्वेरीज को आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए साथियों इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।